हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो फोर्थ चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10th का फिजिक्स का, उसका सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको जो भी चीज बताया था उससे अब आगे आने वाले टॉपिक्स को कैसे रिलेट करना है। जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में, कंडीशंस क्या क्या जरूरी होने चाहिए, अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या क्या कंडीशंस जरूरी होते हैं। ये सब डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो हमसे बोर्ड्स के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये सारा चीज जानने के बाद बच्चों हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे इस चैप्टर के वो हम सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा इक्विलिब्रियम। क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, उस पे चाहे जितना भी फोर्स हम लगा लें वो बॉडी रेस्ट पे ही रह जाए। मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी पे मैं इधर से भी 10 न्यूटन लगाऊं और इधर से भी 10 न्यूटन लगाऊं, तो रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये बॉडी रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा। वैसे ही अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जितने स्पीड से चल रहा है उतने ही स्पीड से चलता रह जाए, उस पे हम चाहे जितना भी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स अगर हमारा जीरो हुआ तो बॉडी जैसा मोशन कर रहा था वैसा ही मोशन करता रहेगा। तो हम बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। तो दूसरा चीज हमसे पूछा जाता है कि कंडीशंस क्या क्या जरूरी है अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो पहला कंडीशन तो हो गया बच्चों कि जितना भी फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है उन सारे फोर्सेस का जो सम है, जो रिजल्टेंट है, वो जीरो होना चाहिए, ताकि बॉडी जैसा है वैसा ही रह जाए। रेस्ट में रह जाए, मोशन में है तो वैसा ही मोशन कंटिन्यू करे। लीनियर मोशन है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहे। अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसी स्पीड से रोटेशनल मोशन करता रहे, है ना। और दूसरा चीज क्या जरूरी है बच्चों, अगर जैसे ये मान लीजिए सीसो आपने देखा होगा स्कूल में, तो सीसो का ही एग्जांपल लेके अच्छे से समझ पाएंगे हम इसे। ये इसके लिए मैं कंडीशंस लिख देता हूं। पहला कंडीशन है कि जो हमारा टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क या नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। और दूसरा कंडीशन क्या जरूरी है कि हमारा जो फोर्स है, नेट फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो जीरो होना चाहिए। तो ये फोर्स वाला तो सिंपल आप समझ गए होंगे। टॉर्क वाला समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे आपने सीसॉ देखा होगा, सीसॉ में क्या होता है, एक बच्चा इधर बैठा एक बच्चा इधर बैठा और सीसा कभी ऐसा रहता है कभी ऐसा रहता है। तो जब ये ऐसा है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इधर का टॉर्क ज्यादा होगा, है ना। आपके हिसाब से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है तो ये ऐसे टिल्टेड है। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे टिल्टेड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलते हैं कि नहीं नहीं, दोनों को बराबर रहना है। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क को लेते हैं नेगेटिव। तो सपोज दैट कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी हमारा 10 न्यूटन मीटर आया और क्लॉकवाइज टॉर्क भी 10 न्यूटन मीटर आया। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस लगाते हैं और क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो बच्चों अगर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हुआ ना, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये हमें यही चीज बताता है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें यही बताता है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, बैलेंस्ड है, तो वो कब रहेगा ऐसा? जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे सीसो में तो एक बच्चा इधर बैठा है एक बच्चा इधर बैठा है, तो दोनों के जो वेट है, जो दोनों बच्चों का जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास एक एक ही फोर्स था दोनों तरफ, इस बच्चे का वेट इस बच्चे का वेट, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज और इसके वजह से क्लॉकवाइज। लेकिन हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमारे पास एक रॉड है या मीटर रूल है, और उसमें क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड दिया गया है जिसको मान लीजिए यहां पे पाइवट कर दिया। पाइवट का मतलब फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बोल सकते हैं। तो यहां पे पाइवट कर दिया। अब मान लीजिए यहां पे हम एक वेट सस्पेंड कर देते हैं, यहां पे एक वेट सस्पेंड कर देते हैं, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं W1 W2, और इधर भी हम 3 या 2 वेट सस्पेंड कर देते हैं, मान लीजिए W3 एंड W4। तो आपको पता होगा कि वेट तो नीचे एक्ट करता है ना, तो ये जितने भी वेट हैं यही क्या है? फोर्स हैं जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए, इस वाले फोर्स की वजह से, मतलब इस वेट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम इसका टॉर्क पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा? W1 फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द बॉडी W1 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा, मान लीजिए हम इसको D1 बोल देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय D1।
फिर इस वाले फोर्स की वजह से, वेट की वजह से भी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब W2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए ये वैल्यू हमने D2 दे दिया, D2, इन दोनों का समेशन किया तो हमें क्या पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो टोटल कितना है हमारे पास, इतना है, एंड इट शुड बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, फोर्स की जगह W3 रखेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कितना होगा D3 प्लस, और ये फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए इसकी वजह से भी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो W4 मल्टीप्लाइड बाय, ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस है D4, तो ये D4। कहने का मतलब ये है कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है, उन सबका समेशन किसके इक्वल होना चाहिए, क्लॉकवाइज वाले सारे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मतलब सारे टॉर्क के समेशन के इक्वल होना चाहिए अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जहां पे भी टॉर्क आपने लिखा है ना कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और इसी का यूज करके हम सारा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स को टैकल कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब 1 मीटर का मतलब 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक, और इसमें आपको मान लीजिए बोला गया कि जो 60 सेंटीमीटर मार्क है वहां पे इसको फिक्स कर दिया गया, मतलब पाइवट कर दिया गया, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड करो कि इस जो हमारा रूलर है, जो स्केल है, इसका वेट कितना है। अगर किसी एक एंड से हमने मान लीजिए 50 ग्राम फोर्स, GF मतलब ग्राम फोर्स, तो 50 ग्राम फोर्स का हमने इस वाले एंड से अगर इसको सस्पेंड कर दिया है और ये बैलेंस्ड है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा वेट ऑफ द रूलर है, मान लीजिए जो हमारा वेट ऑफ द रूलर है ना बच्चों, या किसी भी बॉडी का जो वेट है वो कहां से एक्ट कर रहा होता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, ऑब्वियसली बीच में, बिल्कुल, ये 0 ये 100, तो बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे क्या होगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से ये रूलर का वेट एक्ट करेगा। वेट हमें पता करने बोला गया, यही हमारा क्वेश्चन है, और ये जरूरी है कि ये बोला जाए कि ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं बोला गया तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यही इस प्रिंसिपल का लिमिटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर सीसॉ ऐसे है या कोई भी बॉडी ऐसे इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करें तो जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इधर एक ही फोर्स है और इधर एक ही फोर्स है, तो इस बार हमें सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और सम ऑफ क्लॉकवाइज लेने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और बच्चों इसमें आपको जरा सा भी दिक्कत आए ना तो आपके पास जो भी पेन पेंसिल है आप उसको पकड़ लीजिए हाथों में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पकड़ लिया। अब ऑब्वियसली इसका जो वेट है जो 50 सेंटीमीटर मार्क से एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखिए कैसा घुमाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा ना, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए फोर्स की जगह हम क्या लेंगे, वेट ऑफ द रूल, दैट इज W मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा। तो दोनों के बीच में देखिए 50 से 60 के बीच में कितने का गया, 10 का गया, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रख देंगे। और फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हमारा कौन सा फोर्स है, 50 ग्राम फोर्स दिया ही गया है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 60 से 100 के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 40 सेंटीमीटर का। तो अगर इसे हम सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ से हमें W का वैल्यू मिल जाएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ से 10, ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा 200 ग्राम फोर्स। तो ये वेट ऑफ द रूल आ गया बच्चों हमारे पास 200 ग्राम फोर्स। तो इट इज क्वाइट सिंपल। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के, उसमें कभी आपको रूलर दिया जाएगा, कभी रॉड दिया जाएगा, कभी बीम बैलेंस तराजू दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो तराजू रहता है, जहां कई जैसे हम सब्जी खरीदने गए, तो सब्जी एक तरफ सब्जी या जो भी हमारा हम खरीदने के लिए गए हैं सामान, वो रखा जाता है, और एक तरफ वेट रखा जाता है, जिसे हम हिंदी में अपने लैंग्वेज में बटखरा बोलते हैं। तो जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक उसमें सब्जी डाला जाता है। जो भी शॉपकीपर हैं, वेंडर हैं, वो उसमें सब्जी डालते जाते हैं, और जैसे ही वो बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम में रह जाता है, तो फिर वो आपको सामान पैक करके दे देते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क जैसे ही बराबर हुआ तो ये बैलेंस हो गया, जिससे शॉपकीपर को या आपको भी पता चल जाता है कि हाँ
अब ये जो हमारा वे किया जा रहा है, जो तौला जा रहा है, वो सही हो चुका है ना। तो ये सारा चीज है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और जो भी आपका डाउट्स रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।